गुड इवनिंग सबको। जय श्री राम। आइए। और अभी हम लोग टेंस के एकदम आखिरी चरण में आ चुके हैं। ओके नाउ अब हम क्या शॉर्ट आउट करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों का फ्यूचर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और हम उसमें क्लियर हो जाएंगे। अभी तक मैं आपको जितना आराम से समझाया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। और अब आप क्या करेंगे ना, आप उसको आराम से समझ गए होंगे और आप भी टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों को क्या है, अब हम लोगों का है फ्यूचर परफेक्ट। पहले तो हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये पढ़ना है ना। और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है विल ऑब्लिक शैल। इसके साथ में हम लोग क्या लिखते हैं, हैव। ओके, इसलिए हमने यहां पर इसको प्लस का साइन दिया। ठीक है ना। ओके, नाउ प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर है क्या, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाला वैसा घटना जो कि हम लोग सोच लेते हैं कि एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कल पूजा कर चुका हूंगा। कल सरस्वती पूजा है। ओके, चलो कल या आने वाले समय के बारे में मैं बात करूंगा और उसमें होया हुआ काम हो चुका होगा, तो मैं उस चीज को संज्ञान में लूंगा। ठीक है, और मैं ये सोच के बोलूंगा कि वो इस समय में हो चुका होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि तुम टेंस सीख चुके होगे। ठीक है, इसके पढ़ने के बाद आप सीख चुके होगे। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन है हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी इसका हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुका, चुकी, चुके। तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना। दीज आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम हिंदी के वाक्यों को पढ़ेंगे तो वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कि होगा, होगी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। और उसी फ्यूचर में अगर कंटिन्यूअस हो जाता है तो क्या होता है, रहा नहीं हो जाता है। लेकिन जब परफेक्ट होता है तो क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारा का सारा होता है। तो ये रहा हमारा किस चीज का, ये रहा हमारा ओके, ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी में आइडेंटिफिकेशन। ओके, समझ में आया। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे इसका इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। व्हाट विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश। यस, हाँ, ठीक है। सो इसका इन इंग्लिश क्या आइडेंटिफिकेशन होगा। सो एज वी ऑल नो वेरी वेल, मैंने आपको परफेक्ट का जब पढ़ाया था तो उसमें क्या होता है, फ्यूचर में हमेशा सॉरी परफेक्ट में हमेशा कौन सा टेंस का इस्तेमाल होता है, सॉरी वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब 3 का। तो फ्यूचर में हमेशा क्या होता है, V3 इस्तेमाल होता है ना। और क्या है, इसमें ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें विल या फिर शैल हो,
उसके साथ हैव हो और प्लस V3 हो, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम समझ लेंगे कि ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जैसे कि राम शैल हैव ईटन द फूड। देखो अब यहां पर क्या हुआ, इसका जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि राम खाना खा चुका होगा। ना हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, वाक्य के अंत में चुका होगा है ना। ओके, अब इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन हमने क्या कहा था इसका, इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन मैंने क्या कहा था, सेंटेंस में विल या शैल होगा तो हमने शैल लिया, हैव होगा हैव आ गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ईट का V1 होता है ईट, V2 होता है एट, एट, और V3 होता है ईटन। आर यू गॉट माय पॉइंट? सो ये यहाँ पर इसका आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताया इंग्लिश में किस तरह से होता है, ठीक है। ओके, हाय सत्यम। देखो मेरे को मालूम है आज आप लोग काफी बिजी होंगे, कल का दिन सरस्वती पूजा का दिन है, और कल का दिन हमारा एक ब्लैक डे के तौर पे मैं मनाता हूँ, क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ वैलेंटाइंस डे, आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। ईच एंड एवरी डे वैलेंटाइंस डे होता है हम हिंदुस्तानियों का। 14 फरवरी का ऐसा दिन था ना जब हमारे देश के कुछ वीर जवान शहीद हो गए थे, ठीक है, और भी पुराने इतिहास है, तो उस इतिहास को हमको जानना पड़ेगा, है ना, हमारे वीर भगत सिंह के बारे में, तो उन सब चीज़ों को हम लोग नहीं भुला सकते। सो आई डोंट बिलीव इन दीज ऑल थिंग्स, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और हम कुछ मनेवे नहीं करते हैं, हम इस सब में नहीं मानते। व्हाट आई बिलीव इज ईच एंड एवरी डे इज अ लविंग डे, ईच एंड एवरी डे इज अ केयरिंग डे। ओके, आइए, तो अभी हम लोग थोड़ा बिजी होंगे, लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो हो आप लोग भी थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे। ओके, तो मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यहाँ पर समझा दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे हिंदी में वो भी बता दिया, इंग्लिश में कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। आइए अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिखा देता हूँ, और अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है और किस तरह से इसको हम सॉर्ट आउट यानी सॉल्व करेंगे। आइए, इसका अफर्मेटिव का रूल क्या है, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो किससे करते हैं, अफर्मेटिव से। और अफर्मेटिव का स्टार्टिंग किससे होता है, अफर्मेटिव का स्टार्टिंग हमेशा किससे हम लोग करते हैं, सब्जेक्ट से, है ना, सब्जेक्ट। उसके बाद इसका क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कभी भी उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। ओके, चलिए, तो चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो बना नहीं रहे, हम क्या बना रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमको क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है ना। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव। ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या लेते हैं, परफेक्ट का। अभी हम लोग आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि परफेक्ट का जब भी बात आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें होना ही होगा। ओके, उसके बाद क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट, है ना, ये आ गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आइडेंटिफिकेशन के तौर पे एक एग्जाम्पल दिया था, उसको समझाया भी था, तो हम लोग उसको उसी को मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। ओके, चलिए अब आप लोग देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है कि एक नया ले लेता हूं, मोहन काम कर चुका होगा।
ठीक है, एज सिंपल। तो हिंदी में, हिंदी के वाक्य में क्या आया, चुका होगा, यानी कि हमको पता चल गया कि ये परफेक्ट है, फ्यूचर का परफेक्ट है। ओके, फ्यूचर पता चला गागेगी से और उसमें चुका लगा है तो पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ठीक है। ओके, शैल या विल दोनों में से हम विल ही का इस्तेमाल सब करते हैं, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि शैल का इस्तेमाल किस कंडीशन में करना है, विल का इस्तेमाल किस कंडीशन में करना है। हालांकि आप सिर्फ विल ही करोगे तो भी चलेगा, लेकिन शैल का इस्तेमाल भी होता है। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पर शैल ले लेते हैं, आ गया। ओके, हैव लेना है, हैव ले लिया। ओके, अब क्या लेना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, करना, ठीक है। ओके, करना का क्या होता है, डू। डू हो गया V1, डू यानी V1, तो डू का V2 क्या होगा, डिड, DID, डिड, और उसका V3 क्या होगा, डन। तो डू, डिड, डन, तो क्या हो जाएगा, मोहन शैल हैव डन, काम है ना, द वर्क। नाउ दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द ट्रांसलेशन। अब देखो, मैं ट्रांसलेशन सॉल्व कर दिया सॉरी एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन हम इंग्लिश में करेंगे। देखो, मैंने क्या कहा था, शैल विल में कोई एक आएगा उसमें सेंटेंस में, उसके बाद हैव उसमें होना होगा, उसके बाद उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ऐसा जब इंग्लिश में हमको मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि दिस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिंपल है ना दोस्त, समझ में आ गया ना। ओके, आइए अभी हम क्या करते हैं, नेगेटिव को लिखते हैं, बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझ जाएंगे। नेगेटिव में क्या होता है, थर्ड पोजीशन पे क्या आता है, यस, थर्ड पोजीशन पे नॉट आता है। एकदम बिना कुछ सोचे और समझे हम लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया। इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने कहा था राम काम कर चुका होगा, मैं लिख दूंगा राम काम नहीं कर चुका होगा। सिंपल है, देख लो, सॉल्व कर देते हैं, करते हैं मिलकर हम लोग। नाउ इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, सिंपल है, राम शैल नॉट हैव डन द वर्क। कहानी खत्म, ट्रांसलेशन हो गया, समझ में आया। ओके, चलिए अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव में। आप सोच रहे होंगे कि सर आज स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं बोले, वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड करूंगा, तो वहां पे आप आराम से देख लोगे, है ना। चलिए अब आता है इंटरोगेटिव। नाउ इंटरोगेटिव क्या है, सबको पता है, ऐसा प्रश्न, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न छल के और वैसे प्रश्न जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकेंगे। ठीक है, जैसे कि, अच्छा पहले इसका मैं स्ट्रक्चर लिखा देता, नहीं तो बोलेंगे मास्टर पगला गए। इंट्रोगेटिव का स्टार्टिंग किससे होता है, हमेशा उसके हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, इसको हमने ऐड किया है। ठीक है, सो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल ऑब्लिक शैल। अब क्या लेना है, अब हमको लेना है
सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है इस एडेड को, एडेड क्या है हैव, उसके बाद क्या लेना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्टिंग वाले सेंटेंस को मैं क्वेश्चन बना देता हूं। मैं क्या कहा था, राम काम कर चुका होगा, यही ना। अब मैं उसको बनाऊंगा, क्या राम काम कर चुका होगा, हाँ या ना में जवाब होगा इसका, सिंपल सी बात है। चलिए इसको बनाते हैं। कैसे आ गया, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना। हम कुछ भी लिख सकते हैं वाक्य का अंत में, ये आएगा ही आएगा, है ना। चलिए इसको अब ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, विल या शैल कुछ लगा दो, विल ले लिया, राम ले लिया, सब्जेक्ट राम है ना, ओके। हैव लेना है ना, हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है ना, ले लेंगे क्या, ऑब्जेक्ट ले लिया, क्वेश्चन मार्क आ गया। नाउ दिस इज द वे वी ट्रांसलेट थिंग्स, ओके। जल्दी से देखिए, समझिए, अगर कोई प्रश्न है तो हमसे करिए, ओके। चलिए अब मैं आपको इसका डबल इंट्रोगेटिव बता रहा हूं, ठीक है। Now, what will be the double interrogative? What is the meaning of double interrogative? As you all very well know, what double interrogative is. हमको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं आपको बहुत शुरू से बताते आ रहा हूँ। डबल इंट्रोगेटिव ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्न छलकता तो है, लेकिन उसका शुरुआत हमेशा WH फैमिली से होता है और उसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता है। करके देख लेंगे अभी हम, ओके। कैसे स्टार्ट करना है, WH फैमिली प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ या रूल ऑफ डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए इसका एक एग्जांपल लिखता हूँ, वही वाला एग्जांपल को हम ऐसे प्रश्न बना देते हैं जिसमें हाँ या ना का जवाब नहीं दिया जा सकता। देखिए या आपको मैं दूसरा दे देता हूँ, या फिर इस दोनों का जवाब आप हाँ में कभी या ना में दे नहीं सकते। देख लो, तुम क्या कर चुके हो, व्हाट शैल हैव यू डन या व्हाट विल हैव यू डन, ठीक है। तुम क्या सीख चुके होगे, व्हाट विल हैव यू लर्न्ड, ठीक है। समझ में आया। नाउ दिस इज द वे हाउ वी ट्रांसलेट थिंग्स, ओके। जैसे कि मैंने इसका क्या कहा, तुम क्या कर चुके होगे, व्हाट shall have you learned, ओके। उसी तरह से इसका हम बना देंगे, सॉरी ओ ये तो कर चुका हुआ ना, व्हाट शैल हैव यू डन, और यहाँ पे हो जाएगा व्हाट शैल हैव यू लर्न्ड, ठीक है। समझ, LEARNT, LEARNT, ओके। द थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न, ओके। सो दिस इज द वे हाउ वी हैव ट्रांसलेटेड। सो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी झट से इसको मिटाकर फट से नया शुरू करूंगा।
थैंक यू। अब हम शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे। ओके, देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हुआ, कुछ ऐड हुआ लगता है। क्या ऐड हुआ? बीन ऐड हुआ, बीन, है ना। ओके, अब बीन कैसे ऐड हो गया? क्योंकि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी हो रहा था उसमें बीन ही तो ऐड हो रहा था। याद करो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हैव बीन आ गया था ना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आ गया था, तो इसमें भी तो हमको वही लेना है, हैव बीन। ओके, चलो इसका आइडेंटिफिकेशन सेम है। इसमें क्या होगा मैं बता देता हूं। हिंदी में आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? तुम 10 दिनों से सीख रहे होगे, ठीक है। मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूंगा, है ना। रहा होगा, रहे होंगे। तो इस तरह से जो फ्यूचर वाली कंटिन्यूअस की सारी बातें वो हिंदी में होगा, और हिंदी में इसमें से का प्रयोग जरूर होगा, क्योंकि ये टाइम को डिनोट करता है, टाइम को बता रहा होता है। और इंग्लिश में तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें वर्ब का 4th फॉर्म लगेगा, और क्या होगा उसमें सिंस या फॉर होगा, और क्या होगा उसमें टाइम के बारे में बताएगा। हालांकि उसमें एग्जैक्ट टाइम भी हो सकता है या फिर कोई अनएग्जैक्ट टाइम भी हो सकता है, जिसमें समय पूरा तरह से नहीं दिख रहा हो, पता ना चले कब का है, तो वो हो जाएगा 4, और जिसमें एग्जैक्ट टाइमिंग दिया होगा तो उसमें हो जाएगा सिंस। वही पुराना वाला रूल है। आइए मैं आपको झट से इसका रूल लिखा देता हूँ। Now what will be the affirmative rule of future perfect continuous tense? Subject plus देखो अब क्या है ना, आप इसको हैव के साथ प्लस बीन भी लिख सकते हो, मैं दिखा देता हूं, ठीक है। मैंने हैव बीन लिखा ना, आप इसको प्लस भी दे सकते हो, या इसको सिंपल सा इसी तरह से लिख सकते हो, प्लस बीन। समझ में आया ना? ओके, थैंक यू। हैव बीन, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। नो, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो समझ में आया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल शैल प्लस हैव बीन। विल शैल इसका हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हम ऐड करते हैं हैव बीन, ठीक है। चलो सब्जेक्ट, इसका अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ओके, इसका मैं आपको बताता हूं। हाय रियांश, हाय रोहित, हाय सत्यम, सबको। तो इसका क्या होगा, इसका इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश बोलता हूं, देखो सुनना एकदम ध्यान से। I shall have been teaching you for 2 days. क्या बोला मैं? I shall have been teaching you for 2 days. मैं तुम्हें 2 दिनों से पढ़ा रहा हूंगा, यानी कि फ्यूचर वाली बातें हो रही है, ठीक है। समझ में आया? ओके, इसका नेगेटिव क्या है? ओके, यस, इसका नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट। ओके,
प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। समझ में आया? I shall not have been teaching you for 2 days। मैं तुम्हें 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है? समझ में आया? ओके, आप लोग समझदार हो गए। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जल्दी से देख लीजिए, इस रूल को समझ लीजिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को लिखाने वाला हूं इसका इंट्रोगेटिव। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल, है ना? और ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में होगा, दिया जा सकता है। ठीक है, आइए इसका हम रूल लिखा देते हैं आप लोगों को। तो इंट्रोगेटिव का शुरुआत हमेशा उसके हेल्पिंग वर्ब से होता है। ओके, विल ऑब्लिक शैल। उसके बाद क्या लेना है? हैव बीन लेना है क्या? नो। उसके बाद क्या लेना है हमको? सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये हैव बीन, हैव जो आता है ना फ्यूचर में कंटिन्यूअस के साथ बी आता है, परफेक्ट के साथ हैव आता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ जो हैव बीन आता है, दीज ऑल आर नॉट हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स इज ओनली विल या शैल, ये उसके साथ एडेड आते हैं, सहायक। ठीक है, ओके। सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा हमारा? अब आएगा हमारा ये हैव बीन। समझ में आया? ये क्या लेना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया? देख लीजिए इसको। अच्छा, अब हम इसको सीन्स में थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। क्या मैं तुम्हें 9 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा? क्या मैं तुम्हें 9 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा? है ना, ये है ना, ऐसा हो सकता है भाई। अब देखो, मैंने तुमको बताया 9 बजे से। ना यहाँ पर मैंने पहले ही वीडियो में कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टाइम पे कि जहाँ पर कैलेंडर डेट होगा, कैलेंडर ईयर होगा और एग्जैक्ट टाइमिंग होगी प्रहर वाली, वहाँ पर हमको सिंस लगा देना है, क्योंकि इन सबों को हम एग्जैक्ट डेट एंड टाइम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी क्या कहा? क्या मैं तुम्हें 9 बजे से पढ़ा रहा होऊंगा? ठीक है, ठीक, मैं हाँ, तो क्या बन जाएगा? Will I have been teaching you since 9 o'clock या 9 PM या 9 AM कुछ हो। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन मार्क आ गया ना। ओके, सो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं डबल इंट्रोगेटिव पे। डबल इंट्रोगेटिव क्या है? डबल इंट्रोगेटिव ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न तो झलकता है लेकिन उसका जवाब या हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता या नहीं होगा, हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स राइट डाउन द
राइट ऑन द रूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ डबल इंट्रोगेटिव। क्या होगा, स्टार्ट किससे होता है डबल इंट्रोगेटिव, हमेशा WH फैमिली से होता है, प्लस पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव। ठीक है, ओके, तो क्या है, विल या शैल, ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। Now this is the structure of डबल इंट्रोगेटिव रूल। हालांकि क्या होता है ना, फ्यूचर का जो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हैं इसका यूज बहुत कम होता है, ठीक है, काफी कम होता है, लेकिन चूंकि हमारा टेंस है तो हमको इसको जान लेना पड़ता है। ठीक है, तुम रात 9 बजे से क्या कर रहे होगे, है ना, तुम रात 9 बजे से क्या कर रहे होगे। What shall have you done since 9 o'clock? या तुम 9 बजे से, या 9 o'clock की जगह रात है तो 9 PM लगा दो। ठीक है, सो एज सिंपल एज इट इज, ट्राई टू डेवलप योर स्किल बाय योर ओन। अपना स्किल्स को ना खुद से आप डेवलप करने की कोशिश करो। मैं आपको यहाँ पर 50-50, 100-100 एग्जाम्पल नहीं करा सकता। मैं क्या, कोई भी टीचर आपको बोर्ड पे ना 100-100 एग्जाम्पल्स नहीं करा सकते। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकता हूँ, है ना। जैसे हमने अभी यहाँ पर रूल पढ़ा ना, और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है, आप अगर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, दिस इज द वे हाउ विल वी डू आवर ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस इज द वे हाउ विल वी कंप्लीट आवर ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन को देखते ही माथा में दर्द होने लग रहा था, अब जो मैंने आपको सिखाया है, आप जो सीखे हैं ना, अब आप सीख चुके, पक्के हो चुके। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, ट्रांसलेशन आपके पास आएगा और आप बोलोगे अच्छा भाई आ जाओ, और हम हेलीकॉप्टर मारते हैं और तुम बाउंड्री के बाहर चले जाओगे। हेलीकॉप्टर इसलिए क्योंकि मैं धोनी का फैन हूँ, इसलिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा टेंस खत्म हो चुका। ठीक है, सो हमने पूरा टेंस को खत्म करा, हमने टेंस को खत्म करके पढ़ा, समझा, और बहुत अच्छे से समझा। ठीक है ना। और अभी मैं ये वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालूंगा @चंद्रामल्लिक 8052। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो 90 डेज के बाद अभी दिखा रहे कि 90 डेज के बाद आप लाइव ले सकोगे, तो ऐसा है कि कुछ समझ में आ तो नहीं रहा है। तो मैं जितना से जितना हो सक रहा है ना, अपने स्टूडेंट तक किसी भी माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर आई एम रीचिंग टू माई स्टूडेंट्स। सो हमारा टेंस यहाँ खत्म हो चुका है। अब जो है ना, एग्जाम की बारी है। एग्जाम आने वाला है क्लास 10 CBSE बोर्ड का। सो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्सपेक्टिव से ना, मैं अभी नया बैच जो है और जो पुराने वाले बैच है जो अब एग्जाम देंगे, और वो बैच जो 2025 में देंगे, उन दोनों को कंबाइनली जो पढ़ाऊंगा, जिसमें अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, वो है नरेशन। सो हमने टेंस को खत्म कर लिया है। सो टेंस के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे नरेशन पर। नरेशन इसलिए क्योंकि एकदम इससे एकदम मिलता जुलता, हालांकि हमको इसके बाद एक्टिव पैसिव में जाना था, लेकिन मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा, और इसको आप आराम से देख लेना, समझ लेना। और कल तो सरस्वती पूजा है, और कल का क्लास तो बंद रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, यस। 15 तारीख को फिर हम आएंगे, हम मिलेंगे, और 15 तारीख से मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा। सो नरेशन इज अ वेरी टफेस्ट पार्ट। सो उसको हम बड़े ही इजी से, आराम से समझते हुए उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे 2 काम होगा, इस साल वाले बैच को भी सुविधा होगा, और आने वाले साल के बैच को तो मैं 100 में 100 लाने की कोशिश करूंगा।
100% कोशिश करूंगा और वो लोग लाएंगे जरूर, ठीक है। सो अभी के लिए एज ऑफ नाउ हमारा पूरा टेंस खत्म हो चुका है और हम मिलेंगे 15 तारीख को। सो टिल देन कल सरस्वती पूजा है और कल हमारे वीर जो शहीद हुए थे जवान, उनको श्रद्धांजलि भी है देना, अर्पित करना है। सो आराम से छुट्टी मनाइए और सरस्वती पूजा का आनंद लीजिए और खुद भी आनंद करिए, दूसरों को भी आनंदित रखिए और किसी को अपने कार्य अपने कर्म से हार मत पहुंचाइए, ठीक है। थैंक यू। हम मिलेंगे 15 तारीख को और उस 15 तारीख को हम स्टार्ट करेंगे नरेशन। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम।